Today we are going to start with part 2 of capital structure. So previously मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की 2 थियोरीज़ के बारे में आपको बताया था. उस थियोरीज टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर 6 थियोरीज़ है. तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था ट्रेड ऑफ थियोरी एंड दूसरी थी हमारी पैकिंग ऑफ थियोरी. तो इन थियोरी ये दो जो थियोरी थी वो थियोरेटिकल पार्ट में कवर होती है, प्रैक्टिकल सम इनके ऊपर आते नहीं है. आज हम जो थियोरीज देखेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखना एंड बहुत ही ईजी है. अगर आप समझ जाओगे अच्छे से तो फिर ये आगे के सम बहुत ईजीली आप सॉल्व कर पाओगे. तो आज हम शुरुआत करते हैं नेट इनकम अप्रोच से. सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि टोटल थियोरीज़ की लिस्ट क्या है. यहाँ 6 थियोरीज़ आपको दिख रही है. एक है कि नेट इनकम अप्रोच, फिर आती है दूसरी आएगी आपकी विथ टैक्स और विथ मतलब नेट इनकम अप्रोच के अंदर ही आप 2 पार्ट देखोगे. एक होगा उसमें विथ टैक्स आप सम सॉल्व करोगे और दूसरे के अंदर विथआउट टैक्स सॉल्व करोगे. फिर आपकी सेकंड थियोरी आएगी मोदीग्लानी एंड मिलर अप्रोच के थ्रू. उन्होंने 1958 के अंदर विथआउट टैक्स की कुछ थियोरी बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सम सॉल्व करेंगे. फिर आएगा मतलब जब रिलेवेंस थियोरीज आती है तो रिलेवेंस थियोरीज के अंदर ही हमने बोला था कि मतलब कंपनी जो भी अपना फिनेंशियल मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फंड्स का प्रपोर्शन लेती है वो कहीं ना कहीं कंपनी के वैल्यू के ऊपर अफेक्ट करता ही है. तो ये रिलेवेंस थियोरी के अंदर बताया था. उसके अंदर भी हम 2 थियोरीज देखेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड देन आता है उसके अंदर मोदीग्लानी मिलर अप्रोच. तो अब यहाँ हम टैक्स को कंसिडर करेंगे. ये 4 थियोरीज है. सबसे फटाफट हम देखेंगे पहले नेट इनकम अप्रोच थियोरी. नेट इनकम अप्रोच के अंदर बोला है एज पर दिस अप्रोच एज द वैल्यू ऑफ डेट इंक्रीजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर VACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस. इसका सिंपल मतलब यही है कि कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितना डेट रखेगी उतना उसकी मार्केट के अंदर उसकी उस फर्म की वैल्यू बढ़ने वाली है. अब वो कैसे हमने देखे थे पिछले केसेस के अंदर कि हमने यहाँ इक्विटी का प्रपोर्शन, फर्स्ट केस के अंदर इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा रखा है एंड डेट का प्रपोर्शन कम. तो यहाँ जो मार्केट वैल्यू आई है वो यहाँ आई है हमारी ये 19230 ऐसे करके कोई वैल्यू आई है. तो आप खुद भी अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 10.40%. विच इज़ लाइक 1923077 लिख लेते हैं हम. तो ये इस फॉर्म की वैल्यू आई है. अब इसका कंपैरिजन आप दूसरे वाले फॉर्म के साथ करना जिसके अंदर इक्विटी का प्रपोर्शन कम है और डेट का प्रपोर्शन ज़्यादा है. वहाँ वैल्यू आती है 21,70,913. तो इस तरीके से आप खुद भी देख सकते हो कि जहाँ इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा होगा वहाँ मार्केट वैल्यू हमेशा कम आएगी फर्म की, एंड जहाँ इक्विटी का प्रपोर्शन कम और डेट का ज़्यादा होगा वहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू वैसी फर्म जहाँ इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा है. तो ये इस अप्रोच में कंक्लूजन यही दिया है कि हायर विल बी द डेट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म. अब इस थियोरीज के अंदर कुछ असम्पशन यही होंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगी वो इस पीरियड की ड्यूरिंग रिमेन मतलब कांस्टेंट, मतलब कि उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी या फिर उनकी जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगने वाली है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. एंड दूसरा बोला है कि हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर दैन कॉस्ट ऑफ डेट. वाई? बिकॉज अगर कंपनी इक्विटी इशू करे इसका मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी कंपनी के लिए. एंड कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर तो भाई मतलब कोई इंटरेस्ट क्या मतलब एक तो बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स सेविंग हो जाएगी, एंड दूसरा डेट होल्डर्स का रिस्क भी कम होगा क्योंकि उनको पता है हमारी जो अश्योर्ड इनकम है मतलब जब भी डिबेंचर्स रिडीम होने वाला तब हमें फिक्स रेट ऑफ जो भी हमारी फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला. तो इसकी वजह से हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट रहने वाली है. कंक्लूजन ऑफ दिस अप्रोच, तो NI अप्रोच सेज दैट द फर्म शुड अवेल द मैक्सिमम पॉसिबल डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर मिनिमाइजिंग the overall cost of capital. Higher will be the debt, higher will be the market value of the firm, and lower will be the cost of capital. अब ये एक यहाँ हमारा डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कुछ assumptions लिए हैं कि हमने यहाँ y एक्सिस के ऊपर उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड यहाँ हमारा लेवरेज मतलब फर्म ने कितना लेवरेज लिया है वो.
अब आपको इस लेवल तक यहाँ क्या बोला है कि यहाँ इस लेवल तक कंपनी यहाँ तक मतलब या 0 पॉइंट से कंपनी आगे आगे डेट उठाती जा रही है, और वहाँ कंपनी का जैसे जैसे इक्विटी प्रोपोर्शन तो बढ़ रहा है, बट उससे इक्विटी तो बढ़ ही रहा है डेट के साथ, बट यहाँ कंपनी का डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ जो ये कर्व जो है, ये जो कर्व है वो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ दिखाता है, मतलब कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीजेस एज द प्रपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीजेस इन द कंपनी। मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे 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 कंपनी के अंदर डेट का प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा। अब डायरेक्टली हम सम के ऊपर जाते हैं। सम नंबर 14 से शुरुआत करते हैं, बाकी की सम मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करवा दूंगी। पहले जो मेन कोर कंसेप्ट है उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सम नंबर 14 से हम शुरुआत करते हैं। अ कंपनी एक्सपेक्टेड टू annual net income which is called as EBIT, earning before interest and tax, is of rupees 50,000. A company has 2 lakh 10% of debenture. Company has rupees 2 lakh 10% of debentures, and the equity capitalization rate मतलब कि cost of equity विच इज़ लाइक 12.5%। जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रखनी होती है, उन क्वेश्चन के ड्यूरिंग ही आपको कुछ मार्किंग भी करनी ज़रूरी है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ आपको EBIT बोल दिया है डायरेक्टली 50%, तो आप खुद इतना तो मतलब हाईलाइट कर ही सकते हो कि मतलब आपको एग्जाम के अंदर भी फटाफट से चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाए। EBIT मिल चुका है। अब कंपनी ने क्या बोला है कि उनके पास 2 लाख के डिबेंचर है, रुपीज़ 2 लाख के, तो अब उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आप माइंड के अंदर इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो कि लाइक 2 लाख के ऊपर 10% विच इज़ लाइक 20,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आएगा। ये कॉस्ट कैलकुलेट किए तो आगे जाके आपको इश्यूज नहीं होंगे। फिर होगा कि मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे आगे, तब आपको पता चल रहा है कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस लिए दिया है। नाउ विल सी कि विथ नो टैक्सेस द वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच। अब हम जो ये इनकम अप्रोच से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, अजम्पशन यहाँ ये ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है। सो नेट ऑपरेटिंग इनकम, मैंने ये प्रोफॉर्मा बनाया, आप भी आई होप सो बना रहे हो मेरे साथ। यही प्रोफॉर्मा रहने वाला है हर एक सम के अंदर इस अप्रोच का। सो EBIT क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो हम फटाफट से लिख लेंगे यहाँ EBIT 50,000। इनकम अप्रोच के अंदर 50,000। फिर आपको दिया क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 20,000। तो नेट अर्निंग मतलब कि आपका यहाँ टैक्स है नहीं, तो अर्निंग बिफोर टैक्स ही आपका अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। सो यहाँ आएगा आपका 30,000। ये आया। अब क्या करोगे आप? अब ये जो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आप बोल सकते हो, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स जो होगा उसको आप डिवाइड करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, विच इज़ लाइक आपको दिया है 12.5%। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 30,000 डिवाइडेड बाय 0.125, यू विल गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 30,000 डिवाइडेड बाय 0.125। आपका आंसर आ रहा होगा 2,40,000। तो यहाँ मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल चुकी है 2,40,000। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो क्वेश्चन में ही दे रखी है यहाँ की, भाई कंपनी हैज़ 2 लाख डेट, तो यहाँ डेट का प्रपोर्शन भी दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। एंड अब आपके पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आपको यहाँ पता चलेगी। कॉस्ट एंड हम इस अप्रोच के अंदर अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कंपनी के पास सिर्फ 2 सोर्सेज ऑफ फंड है, एक है डेट और दूसरा इक्विटी। अब इक्विटी या डेट की दोनों की मार्केट वैल्यू अगर आप ऐड करते हो तो फिर क्या मिलता है हमें? फाइनली हमें मिल जाता है टोटल या फिर यू कैन से वैल्यू ऑफ फर्म। सो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला ये है
वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आप एस से डिनोट करोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आप बी से डिनोट करने वाले हो। अब इस तरीके से हमारी इक्विटी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि लाइक 2,40,000 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है 2 लाख। सो इन दोनों को ऐड करोगे तो 4,40,000 करके आपके आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। बट इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ डेट दी है, कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर 10% इंटरेस्ट जो है वो इनटू आपके पास कितना है, डेट का प्रपोर्शन कितना है कि 2 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 4,40,000 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है कि 12.5%, तो हम वही ले लेते हैं। इनटू करोगे आप इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है 2,40,000 आउट ऑफ 4,40,000। अब कैलकुलेशन करोगे इन सब का तो आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ अगर आप ये 10% की जगह अगर आप 0.1 लेते हो एंड 12.5% की जगह आप लेते हो 0.10 एंड यहाँ 12% के 0.125 लोगे तो आंसर एक्यूरेटली ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 10.36 विच इज़ इन परसेंटेज। तो इस तरीके से यहाँ आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ ये सम खत्म होता है। आगे के ये जो भी सारे मेथड्स है यहाँ ये सारे ऑप्शनल मेथड है, मतलब ऐसा अगर सॉरी ये नहीं, ये तो हमारा मेन सोल्यूशन है। आगे ये सारा जो पार्ट है ना वो फालतू का पार्ट है, मतलब कि आपको जैसे ऐसे बताया अगर ऐसा होता तो वैसा होता तो वही होता तब देख लेंगे ना। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है हम उतना ही कैलकुलेट करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी, आपको बोला कंपनी एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न ऑफ EBIT एंड द कंपनी हैज़ फॉलोइंग, मतलब ओके कंपनी हैज़ 2 लाख डेट एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ही निकालनी है, तो जो कि हमने निकाल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा सोल्यूशन यहाँ खत्म हो जाता है। अब आगे का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वो सॉल्व नहीं करा रही हूँ। अब नेट इनकम का एक और फॉर्मूला भी है कि नेट इनकम अप्रोच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो नॉर्मली आप हर एक सम में आपको देखने मिलेगा। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT मीन्स की इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स अपॉन KO मीन्स व्हाट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसके अंदर अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि अज्यूम द फिगर गिवन इन द इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 14 ने हमने जो सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग इनकम इज ऑफ 50,000, द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड द आउटस्टैंडिंग डेट इज 2 लाख। So the overall capitalization rate is 12.5%. So what will be the total value of the firm and the equitable ratios? तो यहाँ तो हमने ये सारा पार्ट तो हमने पिछले समय भी सेम ही किया था, लाइक वैल्यू ऑफ फर्म तक आप आ चुके होगा आई होप सो। एंड इक्विटी रेट जो है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या बोला है, यहाँ आपको वेट निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के ही आपको निकालने बोला है। सो अर्निंग मतलब EFFS मतलब अर्निंग फॉर EFES मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर करोगे तो आपको के ही मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है, आप लिख लेना अपने जो भी आप सीक्रेट मतलब जो भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो रनिंग नोट्स उसके अंदर। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपको पता है आपकी नेट इनकम तो है 50,000, उस पर आप इंटरेस्ट लेस करोगे तभी आपके पास यहाँ आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड मार्केट वैल्यू कितनी है 2,40,000 हमारे शेयर्स की वैल्यू है। यस तो सॉरी 2,40,000 नहीं 2 लाख ही है सिर्फ यहाँ हमारी। सो कैलकुलेट करोगे 30,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख करो, आंसर यू विल गेट योर आंसर एज 0.15। इसको ही हम बोलते हैं 15%। सो यहाँ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मिल गया। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मिला तो उसी तरीके से हम डेट का भी कैलकुलेशन करेंगे। सेम वे में यहाँ अल्टरनेटिवली के इज इक्वल टू KO
के ओ, अगर हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट निकाल दोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उस वे में ही आपको बोला है यहाँ कि अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 पर सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट दिया है 10% एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मतलब कि KO आपको दिया है 12.5%, तो मतलब KE कितना होगा 15% होगा। अब कैसे आया 15%? 15%, तो देखो ये फॉर्मूला आप इतना याद रखो, KO इज इक्वल टू KE प्लस KD। अब इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। अगर आपको कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है विच इज़ लाइक कितना दिया हुआ है 12.5% एंड दूसरा आपको दिया 10%। सो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली सेकेंड मेथड ये है कि अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ KE इज इक्वल टू KO प्लस, एंड इसका मतलब ही तो है कि आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से अगर आप डेट का प्रपोर्शन लेस करोगे, KD लेस करोगे, तो आपको KE मिल जाएगा। बट ये फॉर्मूला ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आप ये वाली मेथड यूज़ मत करना। डायरेक्टली हमने जो यहाँ तक कैलकुलेट किया है वही इतना ही सेफ रहेगा, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, वो पार्ट ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ तक। एंड ये फॉर्मूला भी सिंपल ही है, लाइक वैल्यू ऑफ फर्म ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट into proportion of debt in overall value of firm plus cost of equity into market value of equity divided by total value of firm। तो इसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला आप डिराइव करोगे आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। आप देखो ये वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला मैंने आगे भी आपको सम नंबर 14 के अंदर दिया था। सो यही ये फॉर्मूला है कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको पता है किस तरीके से आता है, जैसे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आपको पता है कि EBIT यानी कि EFFS अपॉन KE करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता चल जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आपको डेट का प्रपोर्शन ढूंढना होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला दिया है सम नंबर 15 के अंदर। सो मतलब यहाँ ये वाला फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंगली आगे ये जो पार्ट है ये सिर्फ ऑप्शनल पार्ट है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि आपको ऐसा करना है वैसा, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो क्यों बुक में ये सॉल्व किया है, कुछ रिलेवेंट नहीं लग रहा है। सो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, मेन सोल्यूशन जो है हम वही देखने वाले हैं, एडिशनल पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह नेट इनकम अप्रोच तो हमारी ख़त्म होती है, आगे कोई सम्स आएंगे तो देख लेंगे। अब हमारी नई एक अप्रोच आएगी विच इज़ लाइक मोदीग्लानी एंड मिलर अप्रोच, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मोदीग्लानी एंड मिलर ने दो मॉडल दिए थे उनके टाइम, तो उन्होंने बोला 1958 के अंदर कि हम विदाउट टैक्स मॉडल यूज़ कर कुछ अपनी थ्योरीज़ को मतलब प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड फिर 1963 में उनको लगा कि भाई हमारा टैक्स भी कंसिडर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म के अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले इस अप्रोच में बोला है कि MM अप्रोच प्रोवाइड्स बिहेवियरल जस्टिफिकेशन टू द कंक्लूजन्स मेड इन द नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो अजम्पशंस ऑफ MM अप्रोच मतलब कि मोदीग्लानी एंड मिलर ने जो अप्रोच बनाई थी उसके अंदर कुछ अजम्पशन लेने हुए तभी उनकी थ्योरीज फुलफिल होने वाली है। सो कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व। नाउ ऑल द इन्वेस्टर्स आर रैशनल मतलब कि उनकी कैपेसिटी जो होगी वो लो रिस्क यहाँ लेंगे, उनको एक्सपेक्टेशन होगी कि उनको हाई रिटर्न मिले, बट वो रिस्क लो लेना चाहेंगे। फर्म कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस बेस्ड ऑन देयर बिजनेस रिस्क। कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एक्सिस्ट। इन 1958 के मॉडल में उन्होंने बोला कि भाई हम टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि कंट्री टू कंट्री टैक्स वरी कर सकता है। अब नोट के अंदर बोला कि प्रपोजिशन ऑफ MM अप्रोच अप्लाइज ओनली टू द होमोजेनियस रिस्क क्लासेस कंपनीज। सो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल सेम एज EBIT सेम and value of firm remains same. Corporate leverage and personal leverages are substitute and a company and individual will get debt
कैन गेट डेट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला आपका मतलब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन की मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ प्रपोजिशन ऑफ एनएम अप्रोच, एमएम अप्रोच, एनएम नहीं है सॉरी एमएम है। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, ये सब ये बेसिक पार्ट आपने पहले देख लिया होगा एंड आगे का पार्ट हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला है, यहाँ आपकी ट्रेड ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंगली कुछ कैलकुलेशन है। So let us suppose that the firm has 20% of debt and 80% of equity in its capital structure. So the cost of debt and cost of equity are assumed to be 10% and 15% respectively. So what is the overall cost of capital according to the traditional model? तो यहाँ overall cost of capital का बोला है KO. So overall cost of capital is equal to cost of equity, cost of debt. सो यहाँ डेट का प्रपोर्शन दिया है एंड यहाँ आपको इक्विटी का प्रपोर्शन दिया है। यहाँ ये लिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड यहाँ आपको दिया प्रपोर्शन, मतलब प्रपोर्शन 80 डिवाइडेड बाई 100 एंड फिर इस तरीके से ओवरऑल वैल्यू ऑफ आपकी फर्म आ जाएगी कि भाई सबसे पहले तो आपने क्या लिया, वापस से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ डेट की जो भी कॉस्ट है कंपनी को वो ली, विच इज़ लाइक 0.10%। अब डेट का कितना प्रपोर्शन है तो 20% आउट ऑफ 100%, तो वो हमने ले लिया यहाँ। प्लस अब आपका इक्विटी का इक्विटी कौन सी रेट में मिल रही है तो 0.15% से वो कंपनी को मिल रही है और उसके अंदर इक्विटी का प्रपोर्शन है 80 डिवाइडेड बाई 100 फ्रॉम ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इसको सब आप ऐड करोगे तब आपको ओवरऑल 15% रेट मिल जाएगा, मतलब कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। अब ये फर्दर मोर जो है ये फालतूगिरी पता नहीं क्यों बुक के अंदर हर एक सम के अंदर ये किए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन आंसर यही इतने ही लाइन में ख़त्म हो रहा तो हम उतना ही कवर करेंगे। ये सब पूरा रबिश थिंग्स है, आप मत पढ़ना। फिर EBIT क्वेश्चन नंबर 17 सेम सम है। मैं आपको बार बार ये एक ही सम के ऊपर पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आप इतना आप खुद सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी मेन सोल्यूशन है, इतना ही आप करोगे। ये जो पार्ट है ना ऑप्शनल एडिशनल पार्ट, फालतू पार्ट कुछ मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आता है। सो अज्यूमिंग दैट द नो टैक्सेस इज गिवन अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब EBIT मतलब टैक्स नहीं है, इसका मतलब आपका अर्निंग बिफोर टैक्स ही आपका रहने वाला अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, ओके। एंड इक्विटी शेयर की कॉस्ट जो है वो आपको इस तरीके से टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर से मिल जाएगी। सो अब EBIT 4 कंपनियों का EBIT दिया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख एंड 12%। अब इनमें से आप इंटरेस्ट सब में से माइनस कर दोगे तब आपको मिलेगी नेट इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ आपका अर्निंग बिफोर टैक्स ही आपका हो जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EFES। सो इस तरीके से आपका ये यहाँ आ जाएगा। अब इसमें से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेस करोगे विच इज़ लाइक 10% आपको दिया, 10%, 15%, 16%, 18%। सो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 0.1 करोगे तो आपको 36 लाख मिल जाएगा। फिर 4,80,000 डिवाइडेड बाई 0.15 तो आपको 32 लाख, ऐसे करके इन दोनों का भी आप ढूंढ लोगे। अब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मतलब डेट ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। तो विच इज़ लाइक इंटरेस्ट आपको दिया है 40 लाख, अब डिवाइड करोगे आप कॉस्ट ऑफ डेट विच इज़ आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई 10% कॉस्ट है डेट की, तो हर आप इंटरेस्ट के अमाउंट को 0.1 से आप डिवाइड करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल मतलब वैल्यू ऑफ फर्म भी मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। एंड इस तरीके से आपका यहाँ ये भी आप सॉल्व कर लोगे। तो इसके अकॉर्डिंगली ये खत्म होता है यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 19 से आपका मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच का जो विथ टैक्स वाला मॉडल है जो कि उन्होंने 1963 के अंदर इशू किया था, तो वो हम यहाँ देखेंगे। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ 4 पार्ट आपको सॉल्व करने दिए हैं। तो अगर 15 मार्क का क्वेश्चन या फिर 20 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर इन अ सेम रिस्क क्लास, एंड सेम रिस्क क्लास है, इसका मतलब मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच यहाँ यूज़ होने वाली है। सो एंड ऑल्सो are identical in every respect and except that the company X has debt
uses debt while company B does not. Levered firm has 18% debentures and carrying 10% rate of interest. Both the firm earns 20% operating profit on their total assets which is like 30 लाख के ऊपर 20%. आप अभी से कैलकुलेट कर लो ताकि बाद में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ईजिली कैलकुलेशन आप कर सको. आप क्या करोगे, 30 लाख का 20% निकालोगे तो कितना आएगा आंसर, 6 लाख आया आपका आंसर. सो 30 लाख इंटू 20% विच इज़ लाइक 6 लाख. सो ये आपको अर्निंग मिल चुकी है, अर्निंग बिफोर टैक्स. फिर बोला है कि अज्यूम दैट द परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट, रैशनल इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन. क्योंकि हमने सारे अजम्पशन हमने पहले थियोरी के अंदर देखे थे. द टैक्स इज एट द रेट ऑफ 35% एंड द परसेंटेज एंड कैपिटलाइजेशन रेट. अब देखो कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कि आपको मत समझना होगा यहाँ के ई आपको दिया हुआ है 15%. कैपिटलाइजेशन रेट का ही मतलब है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नाउ कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म X and N as per NI approach. फिर आता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग एन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, वैल्यू ऑफ ईच फर्म. ओके. फिर बोला यूजिंग NOI अप्रोच कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म X एंड Y. एंड लास्ट में बोला कि विच ऑफ दीज फर्म शुड हैव एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर टू NI अप्रोच एंड Y. तो अब देखो सबसे पहले हमने EBIT यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, तो वो हमने लिख लिया है. लेस इंटरेस्ट करोगे उनके पास कितना 18%, सॉरी उनके पास 18 लाख डिबेंचर्स थे. तो जो कंपनी लीवर्ड कंपनी मतलब कंपनी एक्स जो है हमारी उसको हम बोलेंगे लीवर्ड कंपनी. ये हमारी है लीवर्ड कंपनी. एंड ये दूसरी जो कंपनी है वो है अनलीवर्ड कंपनी. मतलब उनके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. अब इसमें से जिसने डेट लिया है तो 18 लाख के ऊपर 10% निकालोगे तो 1,80,000 आ जाएगा. ख़त्म यहाँ तक. फिर आता है टैक्सेबल इनकम. मतलब आपके पास अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ आएगा. तो दोनों टैक्स मॉडल है तो यहाँ 35% लेस करोगे तो आंसर आएगा आपका 2,73,000 इन केस ऑफ लिवर्ड फर्म. एंड दूसरी जो अनलिवर्ड है उसके ऊपर आएगा 3,90,000. अब इसमें से मतलब कि आपका जो भी अर्निंग आफ्टर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EFES. तो EFES डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ आपका आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो 2,73,000 डिवाइडेड बाय 0.15, योर आंसर वुड बी 18,20,000. and in second case 3,90,000 divided by 0.15, your answer would be 26 lakh rupees. तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ चुकी है. एंड डेट की वैल्यू तो हमें पता है कि भाई जिस लीवर्ड कंपनी ने डेट ले रखा है उसकी वैल्यू है 18 लाख रुपीज़. सो 18,20,000 प्लस 18 लाख तो आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 36,20,000. एंड जिन कंपनी ने डेट लिया ही नहीं है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 26 लाख ही आई. तो यहाँ आपको इनकी थियोरी समझ आ रही है कि भाई हाँ जो NI अप्रोच के अंदर बोला था कि in case of levered company as the proportion of debt increases the value of firm increases. तो यहाँ आपको ये समझ रहा है कि जैसे जैसे जिस कंपनी ने डेट लिया है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है और जिस कंपनी ने डेट नहीं लिया उसकी वैल्यू भी कम आ रही है. एंड वहाँ के जो शेयर होल्डर्स जो होंगे उनको EPS भी कम मिलेगा. अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन ये है कि वैल्यूएशन ऑफ ईच फर्म एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो वैल्यूएशन अंडर NOI मतलब कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मतलब अब हम इंडिविजुअली फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो 6 लाख ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है. हमने जो आगे ये सारे स्टेप कैलकुलेट किए थे ना इनका शॉर्टकट बताया है. तो यहाँ मैं फॉर्मूला ही बता देती हूँ डायरेक्टली आपको. सो यहाँ इस फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू ऑफ जो कंपनी वाई की हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है. सो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBT मतलब इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स परसेंटेज अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो EBIT कितना है क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोवाइड किया है, सॉरी EBT है 6 लाख. क्योंकि आपका यहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी जो भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वही आपकी EBT बन जाएगी 6 लाख इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.35% एंड देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.15. सो 6 लाख नहीं, सबसे पहले 1 माइनस 0.35 करो. सबसे पहले 1 माइनस 0.35 इंटू 6 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 0.15, यू विल गेट योर आंसर इज 26 लाख रुपीज़. अब ये 26 लाख तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिवर्ड कंपनी का आया.
एंड लिवर्ड कंपनी का जो 26 लाख आया है, इसका मतलब ही उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगा वही उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा। सो हमने वैल्यू ऑफ एक्स के अंदर ऐसी कोई मतलब माथाकूटी नहीं की है, डायरेक्टली हमको पता है कि भाई हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है इन केस ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, वहाँ एक ही सोर्सेस ऑफ फंड है, तो मतलब इक्विटी की वैल्यू डायरेक्टली मिल चुकी है। और डेट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 18 लाख रुपीज़, तो यहाँ डायरेक्टली 18 लाख लेके टैक्स माइनस कर दिया इनमें से, एंड फिर आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ। तो अब ये जो अप्रोच है इसके अंदर ना टैक्स लिया ही नहीं है, यहाँ टैक्स नहीं, मतलब सॉरी दोनों अप्रोच में टैक्स का प्रोपोर्शन जो है वो लेस किया है, क्योंकि टैक्स जो है मतलब कि इंटरेस्ट विच इज़ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर एंड हेंस इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ कंपनी। सो यहाँ टैक्स का डिडक्शन किया हुआ है, मतलब टैक्स को कंसीडर करके उनको फिर लेस कर दिया है। इस तरीके से यहाँ आपका ये पार्ट खत्म होता है, तो वैल्यूएशन अंडर एनओआई अप्रोच यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ आपको अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं वो बताया है। सो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप इम्पॉर्टेंटली याद रखना। यहाँ क्या है पता है आपको, 18 लाख जो डिबेंचर्स थे उनके ऊपर टैक्स कितना था, विच इज़ लाइक आपके पास आंसर आएगा 6,30,000। तो इनको आप इक्विटी की वैल्यू के अंदर प्लस करोगे तभी आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी विच इज़ कंपनी एक्स। अब क्या करोगे, 18 लाख का डेट आ चुका है, इक्विटी की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, कहाँ से, ओवरऑल वैल्यू जो है 32 लाख एंड 30,000। तो ये वैल्यू हमने, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ रखी, एंड ये दूसरी वाली वैल्यू 18 लाख की तो हमें पता ही थी कि हमारे पास इतना डिबेंचर्स है। तो अब आपकी बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो इक्विटी की यहाँ आ जाएगी विच इज़ 14,30,000। अब आप वेट ढूंढोगे इन दोनों के, तो वेट जो है कैसे वेट असाइन करोगे, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई करोगे 32,30,000, तो आपको वेट मिलेगा यहाँ 0.5572 तो विच इज़ लाइक 55.73। इस तरीके से यहाँ मिला। फिर ऐसे ही सेम इक्विटी का डेट वेट निकालोगे ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो 14,30,000 डिवाइडेड बाई 32,30,000। ओके, तो इसका वेट आ जाएगा 44.27%। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपकी 15% आई है, 15% तो यहाँ आ चुकी है, क्वेश्चन में ही दी है। एंड कॉस्ट ऑफ डेट निकालना ज़रा इम्पॉर्टेंट नोट की तरह हम बोल सकते हैं। सो ये जो है 6.5 कैसे आया है, तो यहाँ इस अप्रोच के अंदर आपको इंटरेस्ट जो है वो हम इंटरेस्ट में से टैक्स जो है वो माइनस करते हैं। सो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स की रेट से ही आप यहाँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे। सो इंटरेस्ट की रेट हमारी है 10, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज विच इज़ लाइक 0.35। सो विल गेट योर आंसर है 6.5%। सो वही यहीं लिया है। एंड अब आप प्रपोर्शन को उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 55.73 इंटू 6.5, यू विल गेट योर आंसर एज एक मिनट। सो जब भी आपका आंसर आया तो सबसे पहले आप करोगे 55.73 इंटू 6.5, आपका आंसर आएगा 362.245। तो 362.2.5 को आप डिवाइडेड बाई 100 करोगे, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए, तो आपको अब डायरेक्टली जो आंसर मिला है वो आपका फाइनल आंसर है विच इज़ 3.6245 ऐसे कुछ आया है। इसके अकॉर्डिंग आप इक्विटी का कैसे कैलकुलेशन करो, 44.27 इंटू 15, यू विल गेट योर आंसर है 664 रुपीज़, राइट। अब ये जो रेट है इसको आप डिवाइडेड बाई 100 करोगे, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में लाना है। सो यहाँ आएगा 6.6405। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ इन दोनों को ऐड किया है, देन आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल चुका है इस तरीके से। अब सिमिलरली
एक कंपनी जो हमारी लिवर्ड अनलिवर्ड कंपनी है उसके अंदर तो सिर्फ एक ही सोर्सेज ऑफ फंड है। यह वेर द कंपनी हैज़ हैविंग अनलिव मतलब जब यहाँ कंपनी ने डेट लिया ही नहीं है, द कंपनी विच हैज़ नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ डेट, सो इन दैट कंपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट तो नहीं है ना, है ही नहीं, तो फिर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी। सो सॉरी फॉर द नॉइस। मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ बट मेरे पास में मतलब नॉइस इतनी ज़्यादा हो रही है और मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मतलब सबको इस कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि अगर हो सके तो एक्सप्लेन करना, तो आप थोड़ा नॉइस झेलना। मुझे भी बहुत वियर्ड लग रहा है इस सिचुएशन में वीडियो बनाना, बट आई होप आप थोड़ा समझ रहे हो सिचुएशन को। तो अगर कोई नॉइस आए तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्किंग नोट। सो EBIT इज इक्वल टू 6 लाख लेस इंटरेस्ट जो कि 1 लाख। ओके, ये सारा कैलकुलेशन हमने आगे कर दिया है। सो ये वर्किंग नोट आप जब सम सॉल्व करोगे खुद से तब आप कर लेना। आगे आंसर है कि नाइदर फॉर्म has an optimal capital structure according to NOI approach and under the MM assumption the optimum capital structure requires 100% debt। ओके, मतलब MM अप्रोच के अंदर तो आपको 100% डेट चाहिए होगा एंड NOI अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी फॉर्म के अंदर परफेक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर दिया नहीं है, मतलब प्रपोर्शन कुछ अलग है। और इसकी वजह से जो NOI अप्रोच जो है वो बोल रही है कि भाई डेट आपको ज़्यादा इश्यू करना चाहिए, बट एक कंपनी ने तो डेट लिया ही नहीं है, मतलब उसका कैसे हम कंपैरिजन करें जिस फर्म में जो डेट ही नहीं है और दूसरे के अंदर डेट है बट डेट नहीं है उस कंपनी से, कहीं ना कहीं मतलब उनसे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपको NOI अप्रोच का अजम्पशन फुलफिल करने के लिए दोनों कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो डेट का प्रपोर्शन हो जाए। एक के अंदर थोड़ा प्रपोर्शन होगा डेट का, एक के अंदर ज़्यादा प्रपोर्शन, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू डिसाइड कर पाओगे। बट हालांकि अनलिवर्ड कंपनी के अंदर डेट ही नहीं है तो हम कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे। इसकी वजह से ये नाइदर फॉर्म हैज़ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच एंड अंडर MM अप्रोच अजम्पशन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स 100% डेट। तो इसकी वजह से यहाँ इन दोनों अप्रोचेस का जो भी अजम्पशन थियोरीज जो है वो फेल होती जा रही है, तो इसकी वजह से ये आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सो आप खुद सॉल्व कर लोगे, बट मैं ऊपर से आपको बता दी। तो कंपनी A एंड B आर आइडेंटिकल इंसिडेंटल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कंपनी A हैज़ अनलिवर्ड कंपनी, A इज अनलिवर्ड कंपनी वाइल B इज लिवर्ड कंपनी। सो आपको ये डेटा या ध्यान में रखना है कि A हमारी अनलिवर्ड है, A कंपनी इज अ अनलिवर्ड कंपनी एंड B हमारी है वो लिवर्ड कंपनी है। सो जो A हमारी कंपनी है उसके पास 20% सॉरी कंपनी B जो है हमारी उसके पास 20 लाख, आंसर आया कि 108,550, मतलब कि 1,08,550 रुपीज़। सो यहाँ ये इनका आंसर भी यही आया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब उसको अगर आप डिवाइडेड बाई इक्विटी के परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 0.13, तो आप 0.13 से डिवाइड करते हो तो यहाँ आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी विच इज़ 8,35,000, यहाँ आपको दिख रहा है। एंड अगर आप 108,550 जो कि यहाँ ये है डिवाइडेड बाय अगर आप 11% करते हो तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मिल जाएगी। बट अब आपको 11% जब आप लेस करोगे उसमें से इंटरेस्ट भी तो लेस करना पड़ेगा ना। सो 11 माइनस 0.35, 11 माइनस विच इज़ लाइक 7.15, तो हम उसको कंसिडर करते हैं 7.1। तो 108,550 जो कि अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसमें से अब डिवाइड करो उसको 7.1 से, तो यू विल गेट योर आंसर इज 3 लाख रुपीज़। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो यह आंसर आ जाएगा 11,35,000। इस तरीके से यहाँ 25 के बाकी सारे केसेस आप सॉल्व कर देना। यानी फॉर्मूला को याद रखना कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे यूज़ होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्मूला को, मतलब मैंने बहुत रफ एंड टफ लिखा है आपने आपको अच्छे तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन। A company is currently operating income is 4 lakh rupees. The firm has 10 lakh as debt outstanding
एंड इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%। तो आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके साथ साथ ही मार्किंग्स कर लेने की कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। फिर फर्म हैज़ डेट, मतलब डेट है उनके पास 10 लाख रुपीज़ का और उसके ऊपर डेट की जो वैल्यू है वो है 10%। तो मतलब कि KD इज इक्वल टू 10%। फिर क्या है कि ऑपरेटिंग इनकम, मतलब यहाँ उन्होंने EBIT दे दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म, ओ शिट मैन यार, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म आप डिटरमाइन कर ही सकते हो, हर एक केस के अंदर वही सेम चीज़ें आ रही है, तो इतना आप कर लेना यहाँ तक का। अब आगे का पार्ट क्या, सेकंड पार्ट पूछा है, कैलकुलेट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन एज वेल एज रेट एज वेल एज बोथ टाइप ऑफ लेवरेज रेशियो ऑफ। ओके, मतलब पहले तो आपको एक प्रपोर्शन के अंदर बोला है कि बैलेंस, मतलब डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करो, दूसरे के अंदर बोला है कि आपको बुक, मतलब बी फॉर व्हाट, बी फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालना है, मतलब उसका प्रपोर्शन कितना है ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म के अंदर, वो निकालना है। ओके, सो बी का पार्ट यहाँ ये कैलकुलेट कर दिया है। सो इसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आप यहाँ तक सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट पार्ट है, द फर्म इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग लेवरेज बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ 5 लाख एंड using proceeds to retire that amount of equity. As a result of increase in the financial risk, KE, मतलब कि cost of levered company likely to go up by 12% and KE to 18%. What you recommend the plan? Would you recommend the plan? Okay, so कि आप ये इस प्लान को आगे एडवाइस करोगे कि नहीं। सबसे पहले EBIT कंपनी का जो है वो है 4 लाख रुपीज़। अब 4 लाख तो है, बट हमारा पहले डेट कितना था, सबसे पहले हमारा जो डेट था वो था 10 लाख रुपीज़। उन्होंने बोला है कि हम डेट अभी कितने % से बढ़ा रहे हैं, हम अपने डेट को 5 लाख और दे रहे हैं उस डेट के अंदर। सो सबसे पहले 8 लाख था, अब हमने 5 लाख और दिया है डेट, एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है अब वो 12% कर देंगे। तो कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाए हैं। सो 15 लाख के ऊपर आप 12% कैलकुलेट करोगे तो आंसर वुड बी 1,80,000, जो कि यहाँ आ चुका है। इसमें से आप अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लाओगे, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो यहाँ बोला 18% हो चुका है, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 0.18, तो आपका आंसर आएगा 12,22,222 रुपीज़। एंड उसमें से आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी, तो डेट तो हमने 15 लाख का लिया है ओवरऑल, तो जो भी बचेगी वो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो हमारी इक्विटी की मार्केट वैल्यू होने वाली है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमें बोला है कि मार्केट वैल्यू हमारी इस प्लान के अकॉर्डिंग 27,22,222 रुपीज़ जो आया है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने हमारी जो पहले जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो थी उस प्लान के अंदर 20 लाख थी, but we shall not recommend the plan as the proportion of debt would be lower than the value of firm of 30 lakh. ओके, तो मतलब ये है कि इसके अंदर ये कंक्लूजन ये दिया है कि भले हमने डेट का प्रपोर्शन बढ़ा दिया हो, बट फिर भी हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो पहले वाले प्रपोजल से ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो इसकी वजह से इस कंपनी को डेट नहीं उठाना चाहिए। तो हमारी की जो थियोरी थी, उन्होंने एज़ पर NI अप्रोच, मतलब कि नेट इनकम अप्रोच, उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे आप कंपनी के अंदर डेट का प्रपोर्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। बट इस अप्रोच, मतलब कि अप्रोच के अंदर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भाई आप डेट बढ़ाओ, बट एक मिनिमम एक हद तक बढ़ाओ, मतलब अगर उससे ज़्यादा अगर आप डेट बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, अभी कंपनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बियॉन्ड एक लिमिट के बाहर जब जाओगे तब कंपनी की वैल्यू नॉर्मली गिरती ही है। सो इस अप्रोच का कंक्लूजन यही है कि अगर आप डेट बढ़ा रहे हो तो कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए। सो अगर आप कंपेयर करोगे कि यहाँ हमने जब डेट का प्रपोर्शन बढ़ाया तब यही वैल्यू आ रही है, बट जब हमने डेट का प्रपोर्शन जो था वो कांस्टेंट था, मतलब 1 लाख का प्रपोर्शन रखा तब हमारी वैल्यू 30 लाख आई थी, और यहाँ ये तो मतलब डेट के बढ़ाने की वजह से वैल्यू नहीं बढ़ी, तो इसकी वजह से हम ये प्लान कंसीडर नहीं करते। हम रिकमेंड नहीं करेंगे कंपनी को आपको एडिशनल डेट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कंपनी को रिस्क बढ़ रहा है, और इसकी वजह से ये अप्रोच का कंक्लूजन ये आया है कि वी शैल नॉट रिकमेंड द प्लान बिकॉज द इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ डेट वुड लोअर द वैल्यू ऑफ फर्म फ्रॉम 30 लाख टू रुपीज़ 27,22,000
₹222। सो यहाँ इस चैप्टर्स के कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स जो है, फॉर्मूलाज जो है, वो मैंने कवर कर दिया। प्रॉब्लम्स भी मैंने सारे सॉल्व किया। आगे के जो क्वेश्चंस है, तो वो 12 क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक आगे के वीडियो में बता दूंगी। तो विद दिस यहाँ मैं ये पार्ट कंक्लूड करती हूँ। एंड आप होमवर्क के अंदर ये सारा का सारा एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर देना। मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट की कमी होने की वजह से मैं आपको डायरेक्टली बुक में से करा रही हूँ, बट अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता तो मैं आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकली सॉल्व करके बता दी। बट अब पॉसिबल नहीं है, मुझे भी मेरी कोई एडिशनल स्टडीज़ है, तो इसकी वजह से जो भी मेरा पॉसिबल एफर्ट्स था मैंने प्रेजेंट कर दिया है। एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही है। एंड अगर आप चाहते हो कि मतलब आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाए तो प्लीज़ उनको भी शेयर करना। एक वीडियो को लाइक तो प्लीज़ करना, क्योंकि बहुत मेहनत जा रही है मेरी भी। एंड आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आगे और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ और आपके सामने इस तरीके से टॉपिक को डिस्कस कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।